हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता टॉपिक से 25 क्वेश्चन लाया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप नेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए बैच को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता टॉपिक से 25 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी तैयारी के लिए। तो आइए अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण की प्रक्रिया को विभाजित किया जा सकता है राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 3 वर्गों में। शिक्षण की प्रक्रिया को राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, और तीनों वर्ग हैं। फर्स्ट है निरंकुश शासन, सेकेंड है प्रजातांत्रिक प्रणाली, और थर्ड है हस्तक्षेप रहित प्रणाली। तो यहाँ इसका आंसर नंबर ए सही होगा। 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आइए बातें हैं नेक्स्ट। निरंकुश शासन के अनुकूल शिक्षण के प्रवर्तक हैं। अब मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे के होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एच.सी. मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी एन.एल. गेज, सी जॉन ब्रूबेकर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब पूछा निरंकुश शासन के अनुकूल शिक्षण के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर होगा ए एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन निरंकुश शासन के अनुकूल शिक्षण के प्रवर्तक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन.एल. गेज का निम्नलिखित में से संबंध है। यहाँ पे एन.एल. गेज के निम्नलिखित में से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, निरंकुश शासन निरंकुश प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, नंबर सी हस्तक्षेप रहित प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, डी कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर होगा ए सही। एन.एल. गेज का संबंध प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से है। तो यहाँ पे आपका उत्तर नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्र की राजनैतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है, क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक राष्ट्र की राजनैतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है। नंबर ए ऑप्शन है राजनेता शिक्षा को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। नंबर बी है राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। ऑप्शन नंबर सी राजनेताओं की स्वास्थ्य पूर्ति होती है। डी शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखकर ही राजनैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है एक राष्ट्र की राजनैतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण को प्रायः प्रभावित करती है, क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राजनीति
के अनुसार ही जो संविधान बना है या जो कानून बनते हैं शिक्षा से संबंधित, क्या कैसे किस तरीके से पढ़ाना है या क्या करना है, जो भी कानून और रूल बनते हैं वो राजनीति के अनुसार ही बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ब्रूबेकर प्रभावित हैं। जॉन ब्रूबेकर प्रभावित हैं। जॉन ब्रूबेकर एक इन्होंने परिभाषित किया है, शिक्षण संबंधी परिभाषा इन्होंने दिया है। इन्होंने जो है काफ़ी व्याख्यात रूप से शिक्षण में प्रभाव डालने वाली चीज़ों को बताया है। तो ये समर्थन करते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए देशों में। तो इनका समर्थन किस प्रक्रिया से है? तो जॉन ब्रूबेकर प्रभावित हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा दर्शन से, ऑप्शन सी शिक्षण विधि से, ऑप्शन डी हस्तक्षेप रहित प्रणाली से। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जॉन ब्रूबेकर हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली से प्रभावित हैं। ये इसी पर जोर देते हैं कि शिक्षा की जो भी प्रक्रिया हो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा प्रणाली चल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यह भाव व्यक्त किया है। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। यहाँ पे शिक्षण का एक उद्देश्य बताया गया है कि एक शिक्षा जो आप दे रहे हो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो बात बताई है, जो वक्तव्य है, ये किसने व्यक्त किया है? इस भाव को किसने बताया है इस लाइन को कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव जिसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेज ने। यहाँ पर गज हो गया है मिसप्रिंट से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए, गेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को आप मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध। ऑप्शन नंबर बी, एक अंतः प्रक्रिया मात्र। ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सहायक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण को आप मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण का क्या मतलब आप समझते हैं, शिक्षण में क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध। ये भी आपका सही होगा, क्योंकि एक जैसे गुरु है वो ज़्यादा जानता है, अपने शिष्य उसको बताता है, तो शिष्य उसका अपरिपक्व है, गुरु यहाँ पे परिपक्व है। तो वही बात है, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य का संबंध, ये शिक्षा हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, एक अंतः प्रक्रिया मात्र। यह एक अंतः प्रक्रिया होती है, आप अपने अंदर के ज्ञान को किसी दूसरे को दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी अपने अंदर आपके ज्ञान को, आपकी बताई हुई बातों को इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर एक अंतः प्रक्रिया मात्र भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सीखने में सहायक प्रक्रिया। शिक्षण का यहाँ पर बताया जा रहा है, शिक्षण को आप मानते हैं सीखने में सहायक प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देखिए, सीखने में सहायक प्रक्रिया, शिक्षण जो प्रक्रिया होती है
वो किसी को शिक्षा देने के लिए या सिखाने के लिए ही बताई जाती है। तो यह प्रक्रिया सीखने में सहायक प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ये भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण संभव नहीं है, शिक्षण संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दो परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत हैं। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय के बाहर। ऑप्शन नंबर सी, बिना पाठ्यक्रम के उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अब देखिए, शिक्षण संभव नहीं है कि क्या चीज़ें हैं जो शिक्षा को प्रभावित करती हैं, जिनके होने से शिक्षण संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, दो परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो गुरु हैं या जो शिष्य हैं, दोनों ही एक बराबर ज्ञान उनको है, एक ही सब्जेक्ट का ज्ञान है, एक ही विषय में वो भी बहुत ज़्यादा जानते हैं और एक ही विषय में उनका शिष्य भी बहुत ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पर भी शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि उनका गुरु जो भी बताएगा, जो भी पढ़ाएगा, वो पहले से वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो अब विद्यालय के बाहर, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय के बाहर। तो देखिए, विद्यालय जाने का मतलब एक माहौल होता है पढ़ने का। स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय जाने का मतलब उनके अंदर एक मेंटेलिटी हो जाती है कि हम स्कूल आए हैं, विद्यालय आए हैं, कॉलेज आए हैं पढ़ने के लिए। तो शिक्षण विद्यालय में बहुत अच्छी तरीके से होता है, बेहतर तरीके से हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, बिना पाठ्यक्रम के। तो बिना पाठ्यक्रम के भी पढ़ाई या शिक्षण संभव नहीं है। जब तक गुरु को पता ही नहीं होगा उनको क्या पढ़ाना है अपने शिष्य को, तब तक वो क्या पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हर शिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम का भी निर्धारण जरूरी है। बिना पाठ्यक्रम के निर्धारण के शिक्षण संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरों को दिशा निर्देशन करने, सीखने के लिए तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह कथनांश है। देखिए, यहाँ पर एक कथन लिखा है, कथन दिया गया है, बताया गया है, दूसरों को दिशा निर्देशन करने, सीखने के लिए तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह शिक्षा की परिभाषा किसने दिया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा, यह कथन किसने बताया है। ऑप्शन नंबर ए है एमिडोन, ऑप्शन नंबर बी है रियांस का, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया का, ऑप्शन नंबर डी है मॉरिसन का। तो यहाँ पर ये परिभाषा जो बताया है, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही। रियांस ने इस परिभाषा को बताया है कि दूसरों को शिक्षा निर्देशन करने तथा अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। रियांस ने यहाँ पे शिक्षण की परिभाषा को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। प्रश्न को समझिएगा। शिक्षण प्रक्रिया, एक शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। यहाँ पे मतलब पूछ रहा है शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे ज़्यादा प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। सारे प्रश्न अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपका 50% से ज़्यादा आंसर आपका प्रश्न में ही होता है। इसलिए आप लोग प्रश्न पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया करें, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर आपको, अगर आपने थोड़ी भी स्टडी कभी की होगी उस संबंध में, उस प्रश्न के ऊपर,
तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रश्न को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अंतः प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है व्यावसायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सतत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित किस प्रक्रिया को संकेत नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा डी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण है, यहाँ पे शिक्षण है आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी है स्वदेश प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उपचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शिक्षण है, तो शिक्षण है देखिए आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए है आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर शिक्षण में ये भी आ जाएगा कि क्लासरूम में आप बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, कोचिंग सेंटर में बैठते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, शिक्षक पढ़ाता है, स्टूडेंट सामने बैठते हैं, तो आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया भी शिक्षण है, ये भी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे स्वदेश प्रक्रिया, तो यहाँ पर देखिए स्वदेश प्रक्रिया भी आपका सही हो जाएगा। नंबर सी है उपचारात्मक प्रक्रिया, ये भी आपका सही हो जाएगा, शिक्षण में आ जाएगा। और उपयुक्त सभी ऑप्शन डी में, तो इसका मतलब इसका आप उत्तर नंबर ऑप्शन डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण हो सकता है, मैं पूछ रहा शिक्षण हो सकता है मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नीचे ऑप्शन में आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मापन योग, ऑप्शन नंबर बी है बालोपचार योग, बाल सुधारात्मक, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखिए शिक्षण हो सकता है मापन योग्य, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षण हो सकता है मापन योग्य। ऑप्शन नंबर बी है बालोपचार योग्य, ये भी सही है। और नंबर सी है बाल सुधारात्मक, ये भी सही है, शिक्षण से बच्चों का सुधार होता है, सुधारात्मक, ये भी सत्य होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित हैं, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ये बताया गया है क्योंकि इसमें सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित क्या क्या है, शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं ये पूछा है, और ये बताया है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो क्या तीन चीज़ें शिक्षण में सम्मिलित होती हैं जिससे शिक्षण हो सके या प्रभावी शिक्षण हो सके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा विद्यालय शिक्षक छात्र, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा बालक अभिभावक प्राचार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालक पुस्तक अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए नंबर ए है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण के लिए एक स्टूडेंट हो जाएगा, एक गुरु हो गए, मान लीजिए एक स्टूडेंट हो गए और पाठ्यक्रम है, उनको क्या पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे सही लग रहा है, फिलहाल आगे भी देख लेंगे। तो छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं प्रभावी शिक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या है विद्यालय शिक्षक छात्र, यहाँ पे देखिए विद्यालय तो हो गया मान लीजिए मास, शिक्षक और छात्र, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक छात्र हैं विद्यालय में रहेंगे तभी पढ़ाई हो सकती है, बिना विद्यालय के भी पढ़ाई हो सकती है अगर शिक्षक छात्र हैं। तो दो तो यहाँ पे सही हो रहा है लेकिन विद्यालय नहीं सही हो, तो ये तीनों चीज़ें नहीं बैठ पा रही हैं।
और उनके लिए देखिए, और विद्यालय शिक्षक छात्र भी हैं, तो अगर उनका कोई टॉपिक नहीं होगा लेक्चर का या पढ़ाने का, या कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा उनको ये पढ़ाना है, तो भी प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का तय होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बालक, अभिभावक, प्राचार्य। अब देखिए शिक्षा प्रक्रिया में बालक ठीक है, अभिभावक, प्राचार्य, ये कोई भी मेल नहीं खा रहा। अभिभावक से शिक्षण से कोई मतलब है नहीं। अभिभावक अपना जो भी है अपना घर पे मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का, और प्राचार्य यहाँ पे ये एक तरह से ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बालक, पुस्तक, अध्ययन। तो बालक तो है ठीक है, पुस्तक भी है, अध्ययन तो अध्ययन तो कर ही लेगा, तो शिक्षण तो हुआ नहीं, तो सेल्फ स्टडी हो गया, अपना स्वयं ही पढ़ रहा है, तो वहाँ पे शिक्षण हुआ नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण में संप्रेषण होता है। प्रश्न को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण में संप्रेषण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शिक्षक एवं बालक के साथ, नंबर बी शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, नंबर सी छात्र छात्रा के मध्य, नंबर डी वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र के मध्य। तब तो यहाँ पे प्रश्न पे गौर करिए, आपने प्रश्न को समझाया नहीं। शिक्षण में संप्रेषण होता है, यहाँ पे शब्द आया संप्रेषण, इसको आप समझ लेंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा बिना पढ़े। संप्रेषण का मतलब होता है ज्ञान का आदान प्रदान, बातों का विचार आपस में करना, आदान प्रदान करना। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन मतलब अपने बातों को आगे बढ़ाना या दूसरों को बताना, तो ये संप्रेषण हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं बालक के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य। तो शिक्षक खुद ही जो शिक्षक है और जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बीच तो कोई शिक्षण होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए छात्र छात्रा के मध्य कोई शिक्षण तो यहाँ पर होगा नहीं, कोई प्रभावी शिक्षण का कोई उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र, छात्र ही छात्र को नहीं पढ़ाते हैं, इससे प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ए में जो है शिक्षक एवं बालक के मध्य संप्रेषण होता है, एक दूसरे के बीच जो है ज्ञान का आदान प्रदान होता है, अपनी बातों को जो है एक दूसरे से एक माध्यम से पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि, शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया को माना गया है क्योंकि इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं। देखिए गौर करिएगा ऑप्शन नंबर ए पे, इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं। शिक्षक शिक्षण में कोई स्वयं का सुधार थोड़ी करते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में होगा इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं, इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करता है। ये भी विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में, इसमें शिक्षक से संपूर्ण समाज का सुधार नहीं होता, जो वहाँ पे शिक्षा लेंगे, जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, वहाँ पे जो है प्रभावी शिक्षण हो पाएगा, तभी
उस व्यक्ति का सुधार होगा। कुछ लोगों ने विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर ली थी, संपूर्ण समाज का सुधार थोड़ी हो जाएगा। इसके लिए सभी लोगों को जाके शिक्षण ग्रहण करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी जाके संपूर्ण समाज। ये भी तर्कसंगत नहीं बैठ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, इसमें प्राणी में सुधार करता है, ये भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। शिक्षक जो है बालकों के व्यवहार में, उनके ज्ञान में, उनके एबिलिटी में, योग्यता में, या उनके जीवन मार्गदर्शन का काम करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें शिक्षक बाल व्यवहार में अपेक्षित सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत प्रक्रिया का अर्थ है। यहाँ पे पूछ रहा है सतत प्रक्रिया क्या होता है, इसका मतलब पूछा जा रहा है। सतत प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल शब्द है सतत प्रक्रिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है सदैव चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। तो सतत प्रक्रिया सदैव चलने वाली प्रक्रिया तो है, मगर पूरी तरह से उसको सतत प्रक्रिया को परिभाषित नहीं कर पा रही है। ऑप्शन नंबर बी में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी घर से लेकर विद्यालय तक चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही नहीं लगा। ऑप्शन नंबर डी घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया, ये होगी सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी घर एवं स्थान, किसी भी जगह पे हैं, घर पे हैं, किसी दूसरे स्थान पे हैं, हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया हर क्षण चलती रहती है, वो कही जाती है सतत प्रक्रिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है। उत्तम शिक्षण है पूछा है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक उत्तम शिक्षण की विशेषता पूछ रहा है, क्या विशेषता होगी उत्तम शिक्षण की, अच्छे शिक्षण की, प्रभावी शिक्षण की विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अपेक्षित सूचनाओं का, जिन सूचनाओं की अपेक्षा की गई है उन सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन। समझिएगा, प्रजातांत्रिक जो प्रजातंत्र में होता है, आदर्शों के प्रति अनुकूलन। उत्तम शिक्षण में प्रजातंत्र के जो आदर्श होते हैं, जो नियम होते हैं, जो समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, ये भी आपका सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी है निर्देशात्मकता। एक उत्तम शिक्षण से निर्देशात्मकता भी मिलती होती है। इससे अच्छे शिक्षण से आप जो है किसी दूसरे को निर्देश दे सकते हैं कि आप इस तरह से पढ़िए या इस तरीके से रहिए, इस तरीके से आप व्यवहार करिए। तो इसमें निर्देश भी मिलता है उत्तम शिक्षण की विशेषता में। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन सही है। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जो सूचनाओं अपेक्षित की गई हैं, जो आपका संकलन है स्टडी करने का, जो पढ़ाई करने का, वो अपेक्षित है, उन सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। जो आपका पाठ्यक्रम है उनको बताया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है उनकी सूचनाओं। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर आपका उत्तर नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए पहले। उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है। तो उत्तम शिक्षण का जो है इसमें बताया गया गुण, तो एक गुण नहीं है। बाकी इसमें साफ साफ है कि इसमें जो भी तीन होंगे तो उनके गुण होंगे, एक चौथा कोई होगा जो उत्तम शिक्षण का गुण नहीं है, उसी को आपको इसमें पहचानना है, उसी को मार्क करना है। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। देखिए इस परीक्षा में
शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों को आप समझ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह बाल कठिनाइयों का निदान करता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। यहाँ पे देखिए भारतीय परिस्थितियों में, जो भारत देश की जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिति है, उसमें उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है। भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है, इस तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, प्रजातांत्रिक मूल्य। प्रजातांत्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर बी है, छात्र योग्यताओं का संवर्धन। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक। ये भी सही है। भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों के, समझिएगा, शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर बी है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर डी पे कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे गौर करिए थोड़ा। इसमें है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। शिक्षण के उद्देश्य को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। शिक्षण को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वो है आपका ये ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये 3 वर्ग शिक्षण के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, उपर्युक्त सभी योग्यताओं से। देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट है, शब्दों से ही आप समझ सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, ज्ञान अर्जन किसके जरिए होता है। हाथ पैर से तो ज्ञान होगा नहीं, जिस शारीरिक योग्यताओं से, न ही गामक योग्यताओं से। तो ज्ञान का जो अर्जन का उद्देश्य होता है, जो ज्ञान अर्जित करने का तरीका होता है, वो मानसिक योग्यताओं से होता है। आपकी मानसिक योग्यता क्या है, उसी अनुसार आप ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सीधे मानसिक योग्यताओं से होता है। मानसिक योग्यता के अनुसार ही ज्ञान का जो उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक का, ज्ञान प्रदान करने का, वो इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक योग्यताओं में समाहित है। कोई चीज़ यहाँ पे मानसिक योग्यताओं में समाहित है। ऑप्शन नंबर ए, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता।
स्मृति आप समझ ही रहे हैं, तर्क समझ ही रहे हैं, तर्क शक्ति जो होता है, चिंतन और सृजनात्मकता, सृजन करना, बनाना। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, रुचि, अवधान, भावुकता। अवधान, रुचि तो है लेकिन अवधान है। भावुकता, प्रभावी शिक्षण, भावुकता का भी कोई महत्व नहीं है कि सबसे मुख्य वहाँ पे काम होता है शिक्षण का, न कि भावुकता का। ऑप्शन नंबर सी में क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर डी मन क्रियाएँ भी इसमें संबंधित नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानसिक योग्यता में स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, ये चारों चीज़ें होंगी तभी आपकी मानसिक योग्यता बेस्ट होगी, आप बेस्ट तरीके से रीडिंग कर पाएंगे। मानसिक योग्यता में ये चार चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में 3 से तात्पर्य है। क्या शिक्षा के लिए 3 बताए गए हैं जो कि शिक्षण के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वो 3 बताया, पूछ रहा है यहाँ पे, वो 3 कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है हेड, हार्ट एंड हैंड एवं हैंड। ऑप्शन नंबर बी दिया है हार्ट एवं हेड। सी हेडमास्टर, हेड ऑफिस एवं हैंड का है। ये तो बिल्कुल ही समझने लायक है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर पे थोड़ा गौर करिए, हेड, हार्ट एवं हैंड। हेड होगा, सर होगा, मतलब ब्रेन होगा, दिमाग होगा, आप समझने, सोचने या सीखने की चाहत होगी, वो हो गया आपका हेड। हार्ट हो गया, दिल हो गया, दिल में ललक होती है, पढ़ने की चाहत होती है, इच्छा होती है, वो हार्ट हो गया। और हैंड हो गया लिखने के लिए, शिक्षण को ग्रहण करने के लिए हैंड का भी ज़रूरत है, या शिक्षक को ही पढ़ाने के लिए हाथ का जरूरी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 3 से संबंध हो गया हेड, हार्ट एवं हैंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है। प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है। नंबर 1 भावात्मक शिक्षण क्षेत्र में, भावात्मक शिक्षण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक शिक्षण क्षेत्र में। सी मनोयोग्यात्मक शिक्षण क्षेत्र में। सभी प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, भावात्मक शिक्षण क्षेत्र में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोगत्यात्मक का अर्थ है। इस शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है प्रश्नों में, इन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टफ शब्द है। मनोगत्यात्मक का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ बताना है, बच की गति अत्यधिक जीव होती है। ऑप्शन नंबर ए है मन की गति, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा मन की गति। तो मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया इस क्वेश्चन में। मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मन के विचार गायक होते हैं, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में है एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी अर्थ नहीं है। मन के विचार गायक होते हैं, ये भी उसका अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं, ये इसका उत्तर सही होगा।
मनोगत्यात्वक का अर्थ यही होगा, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में व्यक्त होती हैं। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। दोस्तों इसी तरह से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस लगातार डेली ही नए नए अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।